हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। तो जो पार्लियामेंट इंडिया का एक ऐसी जो बॉडी है जो सबसे सुप्रीम है, यानी कि सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी, यानी कि जो हमारा देश चलाती है। और ये पार्लियामेंट बनी है तीन चीज़ों से, और वो तीन चीज़ें कौन सी है? पहले हैं उनमें से प्रेसिडेंट, और एक है लोकसभा और राज्यसभा। जो लोकसभा है उसको हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। उसको हाउस ऑफ पीपल कहने का कारण ये है क्योंकि जो लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको हम जो है वोट करके खुद हाउस में भेजते हैं। तभी वो जो मेजोरिटी एक सीट के विनर होते हैं वो एक हाउस में जाके एक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, अपने लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए लोकसभा को जो है हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। और जो राज्यसभा है वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, यानी कि इसमें बहुत सी अलग अलग स्टेट्स में से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनको राज्यसभा में भेजती है। और कुछ जो मेंबर्स हैं उनको जो है प्रेसिडेंट खुद चूज करते हैं। और जो पार्लियामेंट है इसका जो फॉर्मेशन है वो यही तीन चीज़ों से होती है। जो पहले हम कह सकते हैं जो तीन कंपोनेंट्स हैं या तीन पिलर्स कह सकते हैं हम, जिससे जो है पार्लियामेंट पूरी बनती है। पहले हैं प्रेसिडेंट, दूसरे हैं लोकसभा, और तीसरी है राज्यसभा। और इनका काम होता है हमारे देश में कानून बनाना, देश को जो एक जो देश के जो लोग हैं उनके लिए काम करना, और जो सब कुछ है देश का वो देखना। यानी कि ये मेन अथॉरिटी है जो हमारे देश के लिए काम कर रही है, वो पार्लियामेंट ही है। तो पहले मैं आपको समझाऊंगा लोकसभा के बारे में। जो लोकसभा है, जो पीछे अभी जो इलेक्शंस हुए थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन, वो जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में से जो भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिसको हम आम भाषा में एमपी भी कह देते हैं कि एमपी के इलेक्शंस हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जिसको आपने वोट दिया था या जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीता था, वो है जो आपको जाके एक हाउस में रिप्रेजेंट करेगा। हाउस का नाम है लोकसभा, इसलिए उसको लोक हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है। और इसमें टोटल है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 552 मेंबर्स की, जिसमें से हैं जो 530 मेंबर्स हैं, यानी कि 530 जो मेंबर हैं वो आएंगे अलग अलग स्टेट से, जो हमारी टोटल स्टेट्स हैं। और बाकी के जो बचे हुए हैं वो आएंगे 20 जो है 20 वो आएंगे यूनियन टेरिटरी से। पर पहले क्या होता था, जो दो थे वो दो एंग्लो इंडियंस होते थे, जो यानी कि आधे अंग्रेज। जो एंग्लो इंडियंस थे होते थे दो, उनको जो है प्रेसिडेंट डायरेक्टली जो अपॉइंट करते थे। पर इसको जो है 2019 में 104th अमेंडमेंट, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, रिमूव्ड बाय 104th अमेंडमेंट एक्ट 2019, यानी कि 2019 में 104th अमेंडमेंट के तहत जो एंग्लो इंडियंस की जो रिजर्वेशन थी उसको खत्म कर दिया गया था, यानी कि अबॉलिश कर दिया गया था। अगर अब हम बात करें कि अब स्ट्रेंथ कितनी है, यानी कि टोटल मेंबर्स कितने हैं हमारी पार्लियामेंट में, वो है 543। और इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो है 552 की। और एक जो एमपी है वो 5 साल तक ही है जो अपने ऑफिस में रहता है, यानी कि 5 साल के बाद दोबारा जो है इलेक्शन होंगे। पर इसको जो है अगर देश में कुछ बड़ी आपदा आ जाए तो इसको जो है इनकी जो सीट है, यानी कि इनकी जो कुर्सी है, उसको पहले ही डिसॉल्व कर दिया जाता है। और जो लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो होता है स्पीकर। और जो इलेक्शन प्रोसेस होता है उसके मेंबर्स का वो मैं आपको बता चुका हूँ। यानी कि जो लोग हैं जिनकी जो वोटिंग के लिए एलिजिबल है, यानी कि जो 18 की उम्र के हैं। पहले ये उम्र जो है जो 21 साल होती थी, पर अब जो उम्र है 18 साल है। इसको भी अमेंड कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो लोग डायरेक्टली जो है वोट करते हैं, पर राज्यसभा में आप डायरेक्टली वोट नहीं करते हो। अगर हम बात करें लोकसभा की जो स्पेशल पावर्स हैं, वो दो स्पेशल पावर्स ये हैं कि ये मनी बिल है, जो मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से ही जो है ओरिजिनेट कर सकता है, यानी कि राज्यसभा के लोग जो हैं ये मनी बिल नहीं ला सकते, यानी कि जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं। और ये जो है लोकसभा के मेंबर्स हैं, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन है जो गवर्नमेंट के खिलाफ, यानी कि पीएम, प्रेसिडेंट, जैसे कि इलेक्शन कमीशन के जो चेयरपर्सन हैं उनके खिलाफ ये जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन या इम्पीचमेंट जो है वो कर सकते हैं। और स्पेशली पीएम के खिलाफ ये जो है उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास कर सकते हैं। और अब हम आते हैं राज्यसभा पर। राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो है 250 मेंबर्स की। और जिसमें से है जो 238 मेंबर्स हैं वो तो यूनियन टेरिटरीज और स्टेट में जो हमारी आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो खुद अपॉइंट करके अपने जो आदमी हैं उनको भेजती हैं। पर जो 12 आदमी हैं जिनको डायरेक्ट प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं वो होती हैं कुछ महान हस्तियां,
जो जिन्होंने किसी फील्ड में कुछ अच्छा किया है, यानी कि जहाँ तो उन्होंने लिटरेचर बहुत अच्छा लिखा है, या साइंस या स्पोर्ट्स पर्सन भी होते हैं, यानी कि जिन्होंने कुछ बहुत ही ज्यादा खास किया है देश में, और कुछ, यानी कि कुछ अलग और कुछ खास किया है, उनको जो है प्रेसिडेंट डायरेक्टली नॉमिनेट कर सकते हैं। और इनके लिए 12 सीट्स जो हैं रिजर्व की जाती हैं। और अब टोटल 245 मेंबर्स जो हैं हमारी राज्यसभा में हैं। और राज्यसभा जो है ये एक परमानेंट हाउस है, यानी कि ये कभी डिसॉल्व नहीं होता। और 1/3 मेंबर्स जो हैं हर 2 साल में, यानी कि हर 2 साल में 1/3 जो मेंबर्स हैं वो रिटायर होते रहते हैं, और इनको रिप्लेस नए मेंबर कर लेते हैं। और फिर अगले 2 साल बाद 1/3 मेंबर्स फिर से जो हैं रिटायर हो जाएंगे, और इनको कोई और रिप्लेस कर देगा। ऐसे ही ये हाउस चलता रहता है, और ये हाउस परमानेंट है। और इसका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो होता है वाइस प्रेसिडेंट, जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। याद रखिए, लोकसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो है स्पीकर, और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर राज्यसभा का है वो है वाइस प्रेसिडेंट, जो कि चेयरमैन होता है राज्यसभा का। और इलेक्शन प्रोसेस जो है, इनको इनडायरेक्टली जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में से जो है, यानी कि जो आपकी, हम कह सकते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो पार्टीज हैं, आपकी जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी कि आपकी स्टेट की जो विधानसभा है, उसमें से इनडायरेक्टली कुछ मेंबर्स को इलेक्ट करके राज्यसभा भेज दिया जाता है। और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए जो वीडियो है कल अपलोड हो जाएगी, वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है और शेड्यूल भी कर दी गई है। अगर हम बात करें स्पेशल पावर्स जो राज्यसभा के पास हैं, सो जो राज्यसभा है वो एक स्टेट लिस्ट, यानी कि ये राज्यसभा है, ये प्रेसिडेंट रूल के अंदर जो है वोटिंग करके अप्रूव या डिनाई कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए या नहीं। और ये अथॉरिटी इनको मिलती है आर्टिकल 356 के अंडर। और एक स्पेशल पावर और है इनके पास, दे कैन डिक्लेयर अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट एज मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अंडर आर्टिकल 249। और जो तीसरा पिलर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसके बारे में तो हम बहुत सारी वीडियोस में बात कर चुके हैं, और एक अलग से वीडियो भी है जिसको आप वीडियो के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। मैं इनके बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बताऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा आपका। अगर देखिए, अगर हमारे देश में जो सरकार है वो इस समय वर्किंग कंडीशन में नहीं है, या जो हम कह सकते हैं जो चून जाब्ता होता है वो लगा हुआ है, तो आर्टिकल 123 के अंडर जो प्रेसिडेंट है, अगर कोई ज़रूरी फैसला लेना है तो प्रेसिडेंट जो है एक ऑर्डिनेंस जो है इशू कर सकते हैं आर्टिकल 123 के अंडर। और जो प्रेसिडेंट होते हैं ये किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते, ना ही तो, पर ये बहुत ज़रूरी जो है, मैम, हम कह सकते हैं ये बहुत ज़रूरी हैं पार्लियामेंट के। ये बहुत, हम कह सकते हैं ज़रूरी हिस्सा है पार्लियामेंट के। पर ये ना ही लोकसभा के जो हैं वो मेंबर हैं, ना ही राज्यसभा के। और ये बिल को एसेंस भी देते हैं। और प्रेसिडेंट, और अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट की, इनके पास जो है 5 तरह के फंक्शंस हैं, जिनमें से पहला फंक्शन लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं, जिनके बारे में हम बात करेंगे। यानी कि जो पार्लियामेंट है हमारी, ये लॉ बनाती है ऑन सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यानी यूनियन लिस्ट जो लिस्ट है, जो पावर्स जो हैं सेंटर गवर्नमेंट के पास है, यानी कि जो पावर्स हैं सेंटर के पास, सेंटर गवर्नमेंट के पास, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के पास। और कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें, यानी कि जो सेंटर गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, यानी कि जिन जिन मुद्दों पे ये मिलजुल कर काम करती हैं दोनों सरकारें, वो कॉन्करेंट लिस्ट है, यानी कि जिस जो पावर्स ये शेयर करती हैं। और दूसरा जो लेजिस्लेटिव फंक्शन है वो है, यानी कि जो हमारी पार्लियामेंट है वो कानून बना सकती है स्टेट लिस्ट में अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस हों। यानी कि स्टेट के लिए भी ये, सॉरी कि शायद आवाज़ कट गई थी, ये स्टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट जो है, स्टेट के लिए भी कानून बना सकती है हमारी पार्लियामेंट अगर कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंडर। और इसमें इनको कई आर्टिकल सपोर्ट करते हैं, वो आर्टिकल्स हैं 249, 50, 252 और 253। और अगर हम फाइनेंशियल फंक्शंस की बात करें, यानी कि ये अप्रूव करते हैं यूनियन बजट। मनी बिल जो है वो लोकसभा में ही है सिर्फ इंट्रोड्यूस होता है। और नो मनी कैन बी विथड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट पार्लियामेंट अप्रूवल। यानी कि कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, यानी कि जो इंडिया का कंसोलिडेट फंड है, उसमें से पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना, यानी कि मेजोरिटी के अप्रूवल के बिना कोई भी पैसा जो है उसमें से निकाला नहीं जा सकता। और अगर हम एग्जीक्यूटिव कंट्रोल की बात करें, तो लोकसभा जो कंट्रोल करती है मोशंस, जैसे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन,
क्वेश्चन आवर, यानी कि जिसमें जो है मंत्री, एक ऐसा समय है जिसमें कोई भी जरूरी मुद्दा है जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का या देश का, वो उठा सकते हैं 0 आवर में। सॉरी, ये तो क्वेश्चन आ रहा है, इसमें तो क्वेश्चंस होते हैं। ये सारी टर्म्स मैं आपको बताऊंगा आगे जाके, जरा थोड़ा सा समय वेट कीजिए। फंक्शंस के बाद हम उसी पे आ रहे हैं। और जैसे कि कट मोशंस और adjournment मोशंस। और अगला जो है वो है इलेक्टोरल फंक्शंस, यानी कि ये जो है पार्लियामेंट जो है हमारी, वो है प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी आपकी जो स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं, यानी कि जो कि एमएलए हैं और जो आपके एमपी हैं, ये मिलकर वोट करते हैं और ये इलेक्ट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट को। और अगर हम इनके जुडिशियल फंक्शंस की बात करें तो ये इम्पीच कर सकते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज। और ये रिमूव भी कर सकते हैं सीएजी को, यानी कि चीफ ऑडिटर जनरल और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री पोजीशन की, सॉरी पार्लियामेंट प्रोसीजर्स की, तो इसमें पहले आते हैं सेशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि 3 सेशंस जो होते हैं हर साल होते हैं। जो इसमें पहला आता है बजट सेशन, जो फेब से मई के बीच में होता है, और फेब में हमारा जो है बजट भी आता है। और आगे हम बात करेंगे मानसून सीजन, सॉरी मानसून सेशन और विंटर सेशन, जो कि जुलाई से सितंबर के बीच में मानसून सेशन होता है और नवंबर से दिसंबर के बीच विंटर सेशन होता है। और 10% जो है टोटल मेंबरशिप होनी ही चाहिए अगर कोई पार्लियामेंट में काम करना है। यानी कि 10%, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए 100 मेंबर्स हैं हमारे पार्लियामेंट के टोटल, तो 10 प्रेजेंट होने चाहिए अगर कोई भी जो है काम करना है पार्लियामेंट में। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ बिल की, इसमें आते हैं ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, और ये रहे हमारे इम्पोर्टेंट पार्लियामेंट्री टर्म्स। वेट करिए, हम इन पर भी बात करेंगे। अगर हम बिल की बात करें तो बिल होते हैं 4 तरह के। इसमें से जो ऑर्डिनरी बिल है, यानी कि जिसके लिए दोनों हाउस की जो रिक्वायरमेंट की अप्रूवल की ज़रूरत होती है, यानी कि दोनों हाउस से अप्रूवल होगा फिर ये बिल जो है पास होगा। अगर हम बात करें मनी बिल की, तो ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंडर ही लोकसभा के अंदर ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। अगर अगर हम बात करें फाइनेंशियल बिल की, फाइनेंशियल बिल वो होता है जो फाइनेंशियल मैटर से तो रिलेट करता है पर मनी बिल ना हो। और मनी बिल को डिफाइन कौन करता है, प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट ही डिफाइन कर सकते हैं कि एक बिल जो है वो मनी बिल है कि नहीं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात करें तो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, यानी कि अगर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करना है तो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है, और वो आता है आर्टिकल 368 के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगर अगर हम बात करें जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट की, यानी कि जिसमें जो है राज्यसभा के मेंबर्स भी हों और लोकसभा के मेंबर भी हों, इसको जो है प्रिसाइड करता है जो लोकसभा का स्पीकर है, वही इसको जो है प्रिसाइड करता है। यानी कि इसको जो है हम कह सकते हैं रेगुलेट, या एक तरह से कह सकते हैं, आपने देखा ही होगा कई वीडियोस में जो हमारे स्पीकर हैं वो बैठे होते हैं और वो टाइम देते हैं कि अब आप बात करिए, आप बात करिए। अगर हम बात करें कि इसको बुलाता कौन है जॉइंट सीटिंग को, जो लोकसभा और राज्यसभा की है, इसको बुलाते तो प्रेसिडेंट हैं, पर ये बुलाई किस कारण से मेन जाती है, अगर आप सोचिए, अगर आप सॉरी इमेजिन कीजिए एक बिल है जो लोकसभा में तो पास हो गया और अप्रूवल के लिए राज्यसभा में भेजा गया है, और राज्यसभा ने इसको वापस भेज दिया कि इसको दोबारा से रीअप्रूव करो, यानी कि वो बिल लोकसभा में तो पास हो जाता है पर राज्यसभा में पास नहीं होता। इसलिए जो है जॉइंट सेशन जो है वो बुलाया जाता है आर्टिकल 108 के तहत। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री टर्म्स की, तो पहली टर्म है 0 आवर, यानी कि जो होती है 12 PM पे, यानी कि इसमें जो है एक एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपना जो कोई भी इम्पोर्टेंट इशू है अपनी स्टेट का, अपने कॉन्स्टिट्युएंसी का, अपने या हमारे देश का, वो कोई भी प्रायर नोटिस, यानी कि बिना किसी भी नोटिस दिए या किसी को इन्फॉर्म करे 0 आवर में जो उसकी बात कर सकता है। अगर हम क्वेश्चन और की बात करें, इसमें जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, चाहे वो राज्यसभा से हों चाहे वो लोकसभा से हों, वो जो है मिनिस्टर से सवाल करते हैं, यानी कि टूर कोई भी मिनिस्टर हो वो उनसे सवाल करते हैं कि आपने ये अच्छा किया, बुरा किया, क्यों किया, या उनसे किसी भी तरह के क्वेश्चंस करते हैं। और अगर हम बात करें कट मोशन की, कट मोशन एक टर्म है जो यूज़ की जाती है जिसमें जो है गवर्नमेंट का खर्चा कम करने के लिए।
अगर हम प्रिविलेज मोशन की बात करें, ये किसी मिनिस्टर के अगेंस्ट यूज की जाती है अगर वो पार्लियामेंट को है होके में रखें। अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स की, तो इसमें जो है टोटल 5 इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं। सबसे पहले आती है 42nd अमेंडमेंट जो हुई थी 1976 में। इसने जो है पार्लियामेंट को स्ट्रेंथ दे दी थी। इससे आगे है 52nd अमेंडमेंट जो आई थी 1985 में, जो लाई थी एंटी डिफेक्शन लॉ। और एंटी डिफेक्शन लॉ है ये है कि आप कोई पार्टी को अगर छोड़ के जा रहे हो, यानी कि आप इमेजिन कीजिए मैं कांग्रेस में हूँ और मुझे बीजेपी में जाना है, और मैं और मेरे साथ मेरी पार्टी के जो 1/3 मेंबर्स जो हैं वो होने ज़रूरी हैं। वरना अगर मैं ऐसे छोड़ के किसी और पार्टी में जाऊंगा तो जो मेरी जो मैं कह सकता हूँ सीट है वो कैंसिल कर दी जाएगी। ये इसलिए बनाया गया था, ये एंटी डिफेक्शन लॉ इसलिए लाया गया था ताकि देश में जो है वो स्थिरता रहे। वरना तो जो है हमारे एमपी या एमएलए को पैसे का लालच देकर या वैसे उनको किसी तरह से ब्लैकमेल करके पार्टी शिफ्ट करवा ली जाती थी उनसे। इसलिए ये लॉ लाया गया था कि अगर जो है उनको शिफ्ट करना है, अगर किसी को पार्टी चेंज करके जानी है तो उनके साथ 1/3 मेंबर्स उनकी पार्टी के होने चाहिए, और जो सिटिंग है यानी कि जो जीते हुए हैं। अगर हम 61st अमेंडमेंट की बात करें, वो 61st अमेंडमेंट जो है उसने जो है वोटिंग एज को 21 से कम करके 18 कर दी थी। और 101 अमेंडमेंट जो 2016 में आई थी, इसके तहत जो है जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। और इससे इसके बाद 2019 में की गई थी 104th अमेंडमेंट, जिसके अंदर जो है एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन, जिसके अंडर जो है 2 सीट्स की रिजर्वेशन थी लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में, इसको कैंसिल कर दिया गया था। और ये था पार्लियामेंट के बारे में। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की वीडियो जो है वो कल अपलोड हो जाएगी सुबह 6 बजे। हमारी जो वीडियो है वो डेली सुबह 6 बजे अपलोड हो जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।